यूट्यूब चैनल ऑफ संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल। आज हम बिजनेस स्टडीज के 12th क्लास के एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स के बारे में और कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन जो है हमें लेने होते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम एक फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे होते हैं। तो उन सब के बारे में आज काफ़ी डीप में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपने पीपीटी में संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल क्लास 12 स्ट्रीम कॉमर्स से रिगार्डिंग है बिजनेस स्टडीज हमारा सब्जेक्ट, तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे और टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको दो वर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। एक वर्ड है हमारे पास फाइनेंस और दूसरा वर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप काफी अच्छे से सीख चुके होंगे अगर आप अपनी 12th क्लास में, अभी जैसे 9th यूनिट के अंदर आता है एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है कि जब हम किसी भी चीज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे के अंदर। किसी भी चीज में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो वैल्यू क्या बनती है हमारे पास? जीरो। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। मैनेजमेंट ही हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना चाहिए इफेक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट वे में, ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। और यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ वर्ड कौन सा कनेक्ट हो गया? फाइनेंस। फाइनेंस से हमारा मीन है कि हमें किसका मैनेजमेंट करना है? फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है। और देखिए फाइनेंस जो होता है वो एक कंपनी में ऐसे ही काम करता है जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड काम करता है उसी तरीके से कंपनी में फाइनेंस काम करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हुआ कि हमें अपने कंपनी के फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है, इस वे में उसे यूटिलाइज करना है कि कंपनी प्रॉपर मैक्सिमम अपने जो है वो प्रॉफिट की तरफ जा सके। तो ये डेफिनेशन की तरफ एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट which is concerned with the effective acquisition and use of money। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी कॉर्पोरेट की उस ब्रांच से रिलेटेड है जो हमें बताती है कि हमें किस तरह से अपने फाइनेंस का यूज करना चाहिए मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट वे में, ताकि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमेशा मैक्सिमाइज हो सके। क्लियर है? आइए आगे की तरफ। अगर हम रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें, अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा कौन? जो कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो कंपनी का फाइनेंस मैनेजमेंट करेगा। तो उसका मेन रोल क्या है, क्या क्या उसे काम करने पड़ते हैं एज ए फाइनेंस मैनेजमेंट के तौर पे? तो आइए उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से मीन है कि जो हमारा फाइनेंस मैनेजर होगा उसे पता होना चाहिए कि फर्म के लिए कितनी फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट है। फिक्स्ड एसेट है, आप जानते हैं, वो एसेट जिसे हम बार बार सेल करने का या परचेज करने का काम नहीं करते, कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को पता लगाना कि कंपनी में कितनी फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट है, वो फिक्स्ड एसेट हमें कहां से जो है अवेलेबल हो सकती है। अब देखिए एज ए फाइनेंस मैनेजर मुझे डिसीजन लेना होता है कि आज के टाइम हमें फिक्स्ड एसेट लीज पे भी मिल जाती है, हम उसे परचेज भी कर सकते हैं मार्केट से, समझ रहे? तो हमें एज ए फाइनेंस मैनेजर सोचना होता है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, लीज पे लेना बेटर है या फिर जो है मुझे परचेज करना बेटर है। और उसे ये भी डिसीजन लेना होगा कि कितनी फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट जो होता है, करंट एसेट हमारी जो शॉर्ट टर्म की नीड होती है एसेट की उसको पूरा करता है, मींस हमारी वर्किंग कैपिटल, मींस करंट एसेट लाइक कितना कैश फर्म में होना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए प्रोडक्शन पर्पस पे। अगर आप रॉ मटेरियल को ज्यादा फर्म में लेकर के आ जाएंगे तो भी फर्म को लॉस है, अगर रॉ मटेरियल कम रहता है प्रोडक्शन एरिया में तो भी फर्म को लॉस है। अगर आप फर्म में ज्यादा कैश अपने पास स्टॉक करके रखेंगे तो भी आपके लिए एक लॉस है, क्योंकि उस कैश को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, वहां से इंटरेस्ट ले सकते थे। और अगर आपने कैश को अपने पास जो है नहीं रखा है तो इन दैट केस कल को एकदम कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई तो उस अपॉर्चुनिटी को आप गेन नहीं कर पाएंगे। तो करंट एसेट का प्रॉपर जो है वैल्यूएशन हमें करना पड़ता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट, हमें जो है
एक बैलेंस बना करके चलना होगा कि लॉन्ग टर्म के बीच में और शॉर्ट टर्म एसेट के बीच में। लॉन्ग टर्म एसेट हमारी फिक्स्ड एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट हमारी करंट एसेट है। हमें प्रॉपर बैलेंस बना करके चलना होगा इनके उसमें। ये भी हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट का ही रोल है। डिटरमिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अभी देखिए हम जैसे जैसे इस यूनिट में आगे जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि कंपनी को जहां से लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिल सकता है वो अलग अलग कई सोर्स होते हैं, जैसे प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक या बोरो फ्रॉम द पब्लिक। देयर आर द वेरियस सोर्सेज जहां से हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिल सकता है कंपनी के लिए। लेकिन हर एक को अफेक्ट करने वाले कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर से रुपया लेते हैं तो उस टाइम पे फर्म का कंट्रोल फर्म के हाथ से चला जाता है, फर्म की कॉस्ट ज्यादा आती है, फर्म की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी। लेकिन अगर डिबेंचर से रुपया लेते हैं, डिबेंचर से रुपया लेते हैं तो फर्म का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन डिबेंचर से लेने से हमें अदर बेनिफिट मिल जाते हैं। तो हमें देखना होगा कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है और हर सोर्स की क्या मेरिट और डीमेरिट्स है हमारे सामने। फिर हमें डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे वेरियस दो बार आ गया तो आप एक बार इसे ठीक कर लेंगे, कोई नहीं। डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के जो बहुत सारे आइटम होते हैं जिनकी वजह से फर्म को प्रॉफिट होता है, फर्म को लॉस होता है, हमें उन सभी सोर्सेज को एडमायर करना होगा। जैसे कि फर्म में डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस हो जाता है, प्रोविजंस रिजर्व की वजह से हो जाता है, डेली वेज के जो एक्सपेंसेस है उनकी वजह से लॉस होता है। तो हमें देखना होता है कि फर्म में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनकी वजह से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इन अदर सेंस ये हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है जो हम अपने कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी के अंदर जो है इसे सीखते हैं। वो भी किसका ही रोल है, वो भी फाइनेंस मैनेजमेंट का ही रोल है। ठीक है, तो ये आपको पांचों रोल आई थिंक समझ आए होंगे अच्छे से कि रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट का, फाइनेंस मैनेजर का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर जो है ये हमारा मेन जो है मोटिव होता है किसका, फाइनेंस मैनेजमेंट का। अब आपके मन में आएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मीन क्या, उनको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देना शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर तो उसी से खुश होते हैं। नो, डिविडेंड देना जो है वो सिर्फ एक कंसीडरेशन ऑफ प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है। हमें जो पॉइंट है हमारे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हमारे पास मीनिंग ये होता है कि हमें जो है वो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करना है। शेयर होल्डर की वेल्थ को कैसे इंक्रीज करेंगे, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, शेयर होल्डर करंट वेल्थ इन ए कंपनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मान लीजिए आपके जो शेयर होल्डर थे उन्होंने आपकी कंपनी में 1000 शेयर जो है वो परचेज किए थे। एक शेयर की वैल्यू जो है उस टाइम 100 रुपीज थी, तो उन्होंने आपकी कंपनी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट की थी वो 1 लाख रुपए की थी। आपको ये करना है कि जो मार्केट वैल्यू शेयर की है वो 100 रुपए से कुछ ना कुछ बढ़ानी है। जैसे शेयर उनके पास 1000 ही है, उस शेयर की मार्केट वैल्यू को बढ़ा दीजिए। लाइक शेयर की मार्केट वैल्यू आपने 150 कर दिया अच्छे मैनेजमेंट की वजह से, और आज जो है उन्हीं 1000 शेयर की वैल्यू मार्केट 1.5 लाख मतलब 1,50,000 हो गई है। तो इन दैट केस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनकी जो वेल्थ है वो 50,000 रुपए से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। क्लियर है, इसे हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। हमें मेनली इसी के ऊपर काम करना होता है एज ए फाइनेंस मैनेजर। क्लियर है, आइए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन होता है। अभी हमने पढ़ा कि हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। कैसे करोगे आप शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज? हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं जिसकी वजह से शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होती है। जैसे फाइनेंशियल डिसीजन कितनी तरह के होते हैं हमारे पास में जिनकी वजह से शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है? हमें 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन,
डिविडेंड डिसीजन। ये जो 3 डिसीजन है ये फाइनेंस मैनेजर लेगा। ये फाइनेंस मैनेजर डिसीजन से मदद मिलेगी हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि आपके पास कंपनी में रुपया अवेलेबल है, मतलब आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है, आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस कहीं पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए आप तो अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको क्या पता कि भाई अभी मेरी कंपनी की इतनी कैपेसिटी है नहीं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं, रॉ मटेरियल्स परचेज करके लेके आ जाऊं और मैं अपनी ही कंपनी में लगाता रहूं। आपकी कंपनी इतनी ज्यादा मतलब लार्ज स्केल पे काम नहीं करती, लेकिन आपके पास फाइनेंस है तो आप अदर सोर्स ढूंढेंगे कि मैं कहां पे इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, आपके पास 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आप लॉन्ग टर्म के लिए रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से सोर्स अवेलेबल है आपके पास जहां पे रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि आप कोई बिल्डिंग परचेज कर लीजिए, कोई प्लांट परचेज कर लीजिए, मतलब कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज करें जो लंबे टाइम तक आपको मदद करे, ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन छोटे टाइम के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप उधार में ज्यादा से ज्यादा बेच दीजिए ताकि आपकी सेल बढ़ जाए, तो मींस डेटर जो है आपके आ जाएंगे आपके पास में। लाइक आप रॉ मटेरियल परचेज करके ले आइए, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कर लीजिए रॉ मटेरियल का, आपकी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कैश को अपने पास संभाल के रख लीजिए ताकि जो है आपके कैश को कहीं मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दीजिए जहां से जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी आपके लिए क्या है, एक शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन को, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म को। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे पास में, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रुपये इन्वेस्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कितना कैश का फ्लो होगा। मींस अगर आपको कोई एसेट परचेज करनी है तो वो एसेट आपको कितने रुपए में जो है खरीदनी होगी। लाइक 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी या 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब कितना कैश आपको जो है लगाना पड़ेगा उस एसेट को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, ये आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। उसमें ये भी देखा जाएगा कि कितना तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है और कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है। मींस मान लीजिए आपने एसेट परचेज कर ली है 5 लाख रुपए की, और उस एसेट से आप इनफ्लो देखेंगे कि कंपनी के अंदर कितने रुपए का हो रहा है। ये आपका लॉन्ग टर्म को फैक्ट करने का पहला फैक्टर होगा। दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा मायने करता है। रेट ऑफ रिटर्न का मीन होता है कि आपको किस रेट से रिटर्न मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, आप एज ए फाइनेंस मैनेजर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि उस इन्वेस्ट किए हुए सोर्स पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। मींस मान लीजिए आपने एसेट को जो है 5 लाख रुपए की आपने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है, मानते हैं इस चीज को, और मान लीजिए आपको उस पे 20% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है और आने वाले 10 साल तक जो है आपको रिटर्न मिलता रहेगा। मींस आपने जो है एसेट परचेज करी है 5 लाख रुपए की और उस 5 लाख की एसेट पे आपको 20% का रिटर्न जो है वो मिल रहा है। मींस आपको 1 लाख रुपए जो है वो रिटर्न के रूप में मिल रहे हैं और वो रिटर्न आपको 10 साल तक मिलेंगे। तो 10 साल तक आपको कितना रुपया एज ए रिटर्न वापस मिल जाएगा, तो वो रुपया आपके पास होगा 10 लाख रुपए का। तो आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है देखना होगा जिसकी वजह से आप इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। इन द एंड आपके पास इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मींस जो आप लॉन्ग टर्म का डिसीजन ले रहे हैं उनमें किन किन चीजों का मेन आपको ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट लाइसेंस हो सकता है या फिर जो है वो कितने टाइम तक काम करेगी, उस एसेट के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना जो है उसके अंदर कैश का आउटफ्लो इनफ्लो होगा, कितना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, वो सब चीज किसमें आते हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर आती है। कितनी उसकी जो है हमें प्रॉब्लम्स उसके सामने फेस करनी पड़े, मतलब ओवरऑल आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एडमायर करना होगा, तभी आप पता लगा पाएंगे कि हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे या लॉस की तरफ जाएंगे।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टिंग डिसीजन ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अपनी मेनली वर्किंग कैपिटल का ध्यान रखना होगा। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कार्यशील पूंजी होती है। वर्किंग कैपिटल मींस कार्यशील पूंजी, कितनी करंट एसेट होनी चाहिए, कितनी करंट लायबिलिटीज जो है आपके पास होनी चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का ध्यान रखते टाइम आपको जरूर इस चीज पे फोकस होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल ना तो ज्यादा होनी चाहिए बहुत ज्यादा और ना ही कम होनी चाहिए, हमेशा बैलेंस की पोजीशन में होनी चाहिए। अगर वर्किंग कैपिटल बैलेंस की पोजीशन में है तो वो हमेशा आपको जो है वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन अगर वो ज्यादा हो गया, लाइक कोई भी करंट एसेट, लाइक कैश आपने ज्यादा रख लिया अपने पास, लॉस का केस है क्योंकि उस कैश को अपने पास रखने से कोई बेनिफिट नहीं मिला, इससे अच्छा तो आप कहीं इन्वेस्ट कर देते, उस पर रिटर्न आपको मिल सकता था। क्लियर है ना? और कैश को ज्यादा अपने पास संभाल करके जो है नहीं रखा तो कल को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, उसको आप गेन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? बैलेंस होना चाहिए आपके पास। क्लियर है? इस चीज को समझ गए होंगे आप। फाइनेंसिंग डिसीजन, अब अभी हमने पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजन में 3 डिसीजन होते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। तो अभी हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो आपको मदद करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो फाइनेंस आप एक्वायर कर रहे हैं उसमें डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि कौन सा सोर्स आपको ज्यादा बेटर रहेगा, जिस सोर्स से आप मनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या वो डिवेंचर अच्छा सोर्स है, क्या वो जो है इक्विटी शेयर कैपिटल अच्छा सोर्स है। तो ये सोर्स के बीच में डिसीजन लेने में जो मदद करता है वो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। It means financial decision is the broader term and the financing is the narrow term because it is only the part of financial decision. Clear है? तो आइए वन बाय वन उन फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, हमारे पास मैंने कुछ 7 फैक्टर्स लिए हुए हैं जिनके बेस पे आप देख सकते हैं कि चॉइस आपके पास होगी कि आपको शेयर की तरफ जाना चाहिए डिवेंचर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा पर फैक्टर के बेस पे आप खुद ही बताएंगे कि मुझे शेयर की तरफ जाना चाहिए या डिवेंचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जैसे कि कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? अब आप ये बताइए कि कंपनी में जो शेयर होल्डर है और जो डिवेंचर होल्डर है उन दोनों में से सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो कौन लेता है? इक्विटी शेयर होल्डर या डिवेंचर? तो आपका कारण कहना क्या होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि सबसे एंड में रुपया किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। क्लियर है इस चीज की? तो अब देखिए जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रिस्क लेगा तो बिजनेस क्या कहता है? मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। इन दैट केस कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा किसके साथ शेयर करना होगा? इक्विटी शेयर होल्डर के साथ में। तो अगर आप कॉस्ट का फैक्टर अपने माइंड में रख रहे हैं तो आप किस सोर्स से रुपये इकट्ठा करना पसंद करेंगे? इक्विटी शेयर से या डिवेंचर से? तो ऑब्वियसली आप जाएंगे कि मैं डिवेंचर से रुपये इकट्ठा करूं और मैं इक्विटी शेयर से रुपया इकट्ठा ना करूं, क्योंकि इक्विटी शेयर में कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। बात आती है रिस्क की। अब देखिए कल को अगर आपके पास प्रॉफिट ना हो तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर ये कह सकता है कि भाई मुझे तो हर हाल में डिविडेंड चाहिए ही चाहिए? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई राइट है ही नहीं। और वहीं पे डिवेंचर, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो भी एक डिमांड कर सकता भाई मुझे हर हाल में इंटरेस्ट चाहिए और चाहिए। समझ रहे हैं? तो इन दैट केस आपका फाइनेंशियल रिस्क किस में ज्यादा है? किसको रिटर्न देना ही पड़ेगा? डिवेंचर को। तो रिस्क का पॉइंट अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो इक्विटी शेयर से रुपये इकट्ठा कीजिए, डिवेंचर से रुपये इकट्ठा मत कीजिए। बात करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट की। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि सिक्योरिटीज को इशू करते टाइम जो है हमें जो कॉस्ट लेनी पड़ती है। जैसे देखिए अगर हम शेयरिंग कैपिटल इशू करते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत तरह के जो है अंडरराइटर कमीशंस, प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं, बैंक के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, कई पब्लिशियर से डीलिंग करनी पड़ती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो शेयर कैपिटल में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है। वही जब डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें ज्यादा जो है इस टाइप के खर्चे नहीं करने होते। तो फ्लोटेशन कॉस्ट किस में कम है? डिवेंचर में। तो आपको किससे रुपये इकट्ठा करना चाहिए? डिवेंचर से, इक्विटी शेयर से रुपये इकट्ठा नहीं करना चाहिए।
बात करते हैं कैश फ्लो पोजीशन की। देखिए कैश फ्लो पोजीशन से पहले एक बार कंट्रोल का पॉइंट क्लियर करते हैं। कंट्रोल का मीन होता है कि वोटिंग राइट किसके पास है। कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर के पास में वोटिंग राइट होता है, मानते हैं इस चीज को, ठीक है। वो चाहे तो कल को आपकी कंपनी का मैनेजमेंट भी चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। डिवेंचर के पास क्या ऐसा वोटिंग राइट होता है? नहीं होता ना। तो अगर आप कंट्रोल का पॉइंट माइंड में रखेंगे कि आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से कभी ना जाए, तो आपको क्या इशू करने चाहिए? डिवेंचर इशू करने चाहिए और इक्विटी शेयर इशू नहीं करने चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं कैश फ्लो पोजीशन के पॉइंट पे। कैश फ्लो पोजीशन होता है कि आपकी कंपनी में कितना कैश अवेलेबल है। अगर आपकी कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सारा कैश अवेलेबल है, तो क्या आप डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट टाइम पे पेड कर सकते हैं? ऑब्वियसली पेड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैश बहुत सारा है भाई। अगर आप डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट टाइम पे पेड कर सकते हैं, तो आपको क्या इशू करना चाहिए? इक्विटी शेयर या डिवेंचर? ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि मुझे डिवेंचर इशू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारा कंट्रोल नहीं जाता हमारे हाथ से, मानते हैं इस चीज को, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से नहीं जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप शेयर इशू करते हैं तो कंट्रोल चला जाता है आपके हाथ से। अगर आपके पास बहुत सारा रुपया, आप इजीली इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं, तो क्यों किसी को अपनी कंपनी का मालिक बनाना? डिवेंचर इशू करो ना। अगर आपके पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, बहुत अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है, तो आप डिवेंचर इशू करेंगे, आप इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे। और वही कैश फ्लो पोजीशन अगर आपकी वीक है, आपके पास कैश ही अवेलेबल नहीं है, तो भाई साहब डिवेंचर जो है वो आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क है। आपको हर हाल में उनका ब्याज तो देना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर ऐसी कोई डिमांड नहीं रखेंगे। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो आपको शेयर इशू करने चाहिए, डिवेंचर नॉट। क्लियर है? बात करते हैं लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं डेली रूटीन के खर्चे, जैसे कि डेली रूटीन का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, डेली रूटीन का जो है हमारे पास में रॉ मटेरियल्स को परचेज करने का खर्चा या ऑपरेटिंग का खर्चा, डेली रूटीन के खर्चे होते हैं। अगर आपका डेली रूटीन का खर्चा ज्यादा है, ऊपर से आप इशू कर दो डिवेंचर, तो डेली बेस पे इंटरेस्ट भी पेड करना हो जाएगा, एक और खर्चा आपके जो है सिर पे आ जाएगा, मानते हो इस चीज को। तो अगर आपका लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, मतलब डेली रूटीन का खर्चा ज्यादा है, क्या आप एक और खर्चा जोड़ना चाहेंगे इंटरेस्ट का? नहीं जोड़ना चाहेंगे ना। तो लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो शेयर को इशू करें, डिवेंचर को इशू ना करें। और वहीं पे लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कम है, तो भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम है, डेली रूटीन के खर्चे तो कम है मेरे पास में, तो एक डिवेंचर का इंटरेस्ट क्या मैं पेड कर सकता हूं? मैं बिल्कुल पेड कर सकता हूं डिवेंचर का इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूंगा? मैं डिवेंचर को इशू कर लूंगा, मैं शेयर को इशू नहीं करूंगा। मानते इस चीज को? समझ आ गया आपको? और बात में आपके पास में जो पॉइंट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट होता है कि मार्केट जो है कैसी पोजीशन पे चल रही है। एक पोजीशन होती है बूम की, एक पोजीशन होती है रिसेशन की। बूम की पोजीशन होती है जब मार्केट बहुत तेजी पे है, बहुत सारे कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, तो इन दैट केस क्या करना चाहिए आपको? आपको शेयर होल्डर को और ज्यादा जो है मतलब जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए इक्विटी शेयर से रुपया ले लेना चाहिए, डिवेंचर को इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। क्लियर है? और वहीं पे जो है अगर रिसेशन की पोजीशन है तो रिसेशन की पोजीशन में आप शेयर से रुपया मत लीजिए, क्योंकि मंदे का टाइम है, आप डिवेंचर से रुपया ले लीजिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डिविडेंड डिसीजन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट? और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।